हेलो लर्नर, वेलकम टू एपेक्स लर्निंग। आज की क्लास में हम अध्याय 7 पढ़ रहे थे, क्लास 8 का अध्याय 7, वन्य प्राणियों का संरक्षण। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने भाग 1 देख लिया था। आज हम भाग 2 के बारे में भाग 2 देखेंगे, मतलब उसके आगे की चीज़ें देखेंगे। तो भाग 1 में हमने देखा था कि वनोन्मूलन क्या है, इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लिया था। उसके बाद हमने देखा था वनोन्मूलन क्या है, वनों से कटाई, जब वनों की कटाई होती है तो उसके क्या कारण है, क्यों होता है, और फिर उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। वनों की कटाई का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने प्रभाव जब देखा था तो हमें पता चला था कि उसके प्रभाव तो बहुत सारे हैं। वन्य प्राणी भी और भी हम भी उससे प्रभावित होते हैं, तो पूरा ग्लोब उससे प्रभावित होता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमारा एक क्रियाकलाप आया था कि वनोन्मूलन से वन्य प्राणी जीवन कैसे भी प्रभावित होता है, तो कैसे प्रभावित होता है, इन कारणों की सूची बनानी थी। तो अगर आप देखेंगे कि अगर वन कटेंगे तो वन्य प्राणी कैसे प्रभावित होंगे, उनका जीवन कैसे प्रभावित होता है। तो आपको पता है कि जितने भी वन्य प्राणी हैं उनका आवास कहाँ है, वन। और जब वन ही नहीं रहेगा, यानी उनका आवास ही खत्म हो जाएगा, तो वो तो प्रभावित हो ही रहे हैं, सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। अपने घर, उनका आवास खत्म हो गया, जहाँ वो रहते हैं वो जगह खत्म हो गई। अब वो कहाँ जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, नए जगह की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। तो इसी चक्कर में कई बार होता है कि आप सुनते होंगे कि रेलवे क्रॉसिंग से एक हाथी कट गई। आप सुनते होंगे कि जानवर, रेल के सामने एक जानवर आ गया, शेर आ गया, कट गया। आप ये भी सुनते होंगे कि गांव में एक शेर आ गया, एक बच्चे को उठा ले गया, तो लोगों ने उसको मार दिया। आप ये देखते होंगे कि जितने भी स्नैक वो क्या होते हैं कि जब उनको अपना घर नहीं मिलेगा तो वो क्या करते हैं कि घरों में आ जाते हैं, घरों में जाके घुस जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं उनके सामने आती हैं आवाज़ से रिलेटेड। और भोजन की भी समस्या आती है, क्योंकि जब वन नहीं रहेगा तो वन्य प्राणी की भी संख्या कम होगी। तो जब संख्या कम होगी तो भोजन के लिए भी मारा मारी होगी वहाँ पे, शिकार के लिए। तो ये भी एक समस्या रहती है। तो ये सारी चीज़ें वन्य प्राणियों के सामने आती हैं। तो इसी वजह से अब हमारा अगला टॉपिक आता है वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। मतलब जब हमने ये जान लिया कि वन और वन प्राणी कैसे प्रभावित होते हैं, तो अब हम उसको संरक्षित कैसे करें। तो इस चैप्टर के 2 पात्र हैं, बूझो और पहेली। वो बहुत चिंतित हैं कि अब अगर हम वनोन्मूलन हो ही रहा है लगातार, उसके बाद वन्य प्राणी ऐसे प्रभावित हो रहे हैं, तो इनको अब संरक्षित कैसे किया जाए। तो जो उनके प्रोफेसर हैं वो उनको एक वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र का भ्रमण कराते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि देखिए कैसे वन्य प्राणियों को संरक्षित किया जाता है। तो वो एक ऐसे वन्य जीव अभ्यारण्य को चुनते हैं या फिर वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र को चुनते हैं जिसका नाम है पंचमढ़ी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र। पंचमढ़ी, ये देखिए, पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको चुनते हैं प्रोफेसर अहमद और इसको बच्चों को वहाँ घुमाने ले जाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे प्राकृतिक आवास में ही वन्य प्राणियों को और साथ साथ पौधों को भी, पेड़ पौधों को भी, यानी प्रकृति को भी वहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है। भारत सरकार इसके लिए, या राज्य सरकार या भारत सरकार इसके लिए प्रयासरत है। तो देखिए, पंचमढ़ी जैव संरक्षित क्षेत्र नामक क्षेत्र को चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। मतलब जहाँ वो जो ये क्षेत्र है पंचमढ़ी बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, पहाड़ी भी है और वहाँ पे मैदानी भी क्षेत्र, पठारी भी क्षेत्र आता है और हरियाली से भरपूर है। तो वहाँ के जो वन्य प्राणी हैं वो वहाँ कैसे हैं, किस तरह के वन्य प्राणी आपको वहाँ मिलेंगे। तो आपके भारत में, हमारे भारत में पश्चिमी घाट आप लोगों ने सुना होगा। पश्चिमी घाट आपका दक्षिण में पड़ता है। पश्चिमी घाट में जो स्पीसीज पाई जाती हैं, जो जानवर पाए जाते हैं, उस तरह के भी आपको वहाँ पे स्पीसीज मिलेंगी। ठीक है। इस क्षेत्र में पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। जो पौधे और जंतु इस क्षेत्र में पाए जाते हैं वो ऊपरी हिमालय में जिस प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं उसके समान, और पश्चिमी घाट में जिस प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं उसके दोनों के समान है। तो ये बहुत ही खूबसूरत, मतलब दोनों का मेल है। एक तो आपको पता है उत्तरी हिमालय यानी कि कश्मीर की तरफ, और आपका ये पश्चिमी घाट यानी कि नीचे साउथ में चले जाइए आप, तो दोनों का क्षेत्र का मिश्रण है और इसी वजह से वहाँ उनको हर तरह के पौधे एवं जंतु
देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से प्रोफेसर ने इस जगह को चुना, पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को, संरक्षित क्षेत्र को। तो जब आप पंचमढ़ी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र का नाम सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि जैवमंडल क्या है। तो जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर जो है पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पे सजीव पाए जाते हैं। सजीव यानी कि सजीव में हम भी आते हैं। तो सजीव में वन्य प्राणी भी आते हैं, साथ ही पेड़ पौधे भी आते हैं, सारी चीज़ें सजीव के अंतर्गत आती हैं। यानी कि ऐसी जगह जो जीवन यापन करने के योग्य होता है, जहाँ जीवन संभव होता है, तो ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं जैवमंडल। तो हम सब एक क्या है, बायोस्फीयर के अंदर ही हैं, ठीक है, ये सारा बायोस्फीयर है। तो जैव विविधता क्या होती है, एक और आया कि जैव विविधता यानी कि अगर हम सोचें कि ये पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करें, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। उसमें यहाँ पे एनिमल है, जंतु हैं, जंतुओं की बहुत सारी स्पीसीज यानी कि लायन भी है, गेंडा भी है, हिरन भी है, विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ भी हैं, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीव भी हैं, और साथ ही बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं, घास फूस, बहुत सारे पेड़ों की वैरायटी है। तो यानी कि यहाँ की जैव विविधता बहुत अधिक है। यहाँ विभिन्न प्रकार की स्पीसीज, पौधे एवं जंतुओं की विभिन्न प्रकार की स्पीसीज पाई जाती है। इस वजह से यहाँ की कहा जाता है कि यहाँ की जैव विविधता अधिक है। और जहाँ ऐसे ही क्षेत्र में ये स्पीसीज कम पाई जाएगी, मतलब एक ही तरह का ये है, जैसे लायन है तो लायन है, एक दो और है वहाँ पे वन्यजीव, और 3-4 तरह के पौधे हैं। तो ये यहाँ की जैव विविधता कम है। और ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज पाई जा रही हैं, मतलब लायंस की भी स्पीसीज, हिरन की भी स्पीसीज, आपके लंगूर की भी स्पीसीज, विभिन्न प्रकार के पक्षियों की स्पीसीज। तो ये जैव विविधता के मतलब यहाँ की जैव विविधता बहुत अधिक है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर विभिन्न प्रकार के स्पीसीज पाए जाते हैं, तो उस क्षेत्र की जैव विविधता अधिक मानी जाती है। तो अब आप लोग जैव विविधता और जैव मंडल दोनों चीज़ें समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। देखिए, माधव जी ने बताया, बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयास एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वन्य जंतुओं की सुरक्षा के लिए कार्यरत हैं। सरकारी एजेंसियां भी वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कार्यरत है। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम बनाती है, विधियां बनाती है और नीतियां भी बनाती है। मतलब सरकार क्या करती है, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पहले नियम बनाती है, फिर विधियां बनाती है और फिर नीतियां बनाती है कि कैसे वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखा जाए। गैर कानूनी तरीके से वन्य प्राणियों का जो मारा जाता है या फिर शिकार होता है वो ना हो, इसके लिए सरकार बहुत ही प्रयास करती है। और कुछ समाज में भी जागरूक लोग हैं जो सामाजिक तरीके से भी इनको बचाने का प्रयास करते हैं अपने स्तर पे। जैसे कुछ बहुत ही जागरूक लोग, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो जानते हैं कि वन्य प्राणी जो है वो बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। तो वो क्या करते हैं, इनको संरक्षित करने के लिए विभिन्न तरह के उपाय करते हैं। तो देखते हैं आगे। देखिए, वनस्पति जात और प्राणी जात, यहाँ देखिए, वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। मतलब कि जितने भी वनस्पति जात है, वनस्पति जात यानी कि एक क्षेत्र की वनस्पति, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को कहते हैं वनस्पति जात। वनस्पति जात इसलिए कि वो उसी क्षेत्र में पाई जाती है स्पेशली, तो कहते हैं वनस्पति जात। प्राणी जात यानी उसी क्षेत्र में पाया जाने वाला प्राणी जात, वो अन्य कहीं बहुत कम पाया जाता है। मतलब वो क्षेत्र जो होता है जहाँ वो पाया जाता है वो उसके लिए उसका प्राकृतिक स्थान होता है। बाकी वो अन्य जगहों पर भी पाया जा सकता है, लेकिन वो उसका प्राकृतिक। तो ऐसे वनस्पति जो उस क्षेत्र की क्षेत्रीय वनस्पति होती है या फिर वहीं पाई जाती है, तो वहाँ ऐसे क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कि आप किसी संरक्षित क्षेत्र का या फिर किसी राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण करते हैं और वहाँ पे आपको बहुत सारे वनस्पतियाँ दिखती हैं, तो वो वहाँ की क्या है, वनस्पति जात है। मतलब वहाँ पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। और वहाँ पे आपको बहुत सारे प्राणी भी दिखते हैं, तो वो वहाँ के क्या है, प्राणी जात है, वहाँ पे पाए जाते हैं प्राणी जात। ठीक है, तो वनस्पति जात, प्राणी जात आप समझ गए होंगे। उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं।
मतलब वनस्पति जात और प्राणी जात को उनके आवासों में उनके आवास में ही संरक्षित करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र बनाए गए हैं, जिनको कहा जाता है वन्य जीव अभयारण्य। पहला वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। यानी कि जो ये क्षेत्र हैं वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वहाँ पे वृक्षारोपण वृक्ष लगाना भी, और कृषि और चारागाह के लिए मतलब वृक्षों को काटा जाता है, कृषि भी, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, ये सारी चीज़ें वहाँ पे निषिद्ध हैं, यानी कि मना की गई हैं। वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं की जा सकती हैं। वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में ये सारी चीज़ें नहीं की जा सकती हैं। सरकार का ये नियम है। अभी हमने देखा कि सरकार क्या बनाती है, नियम बनाती है, विधियाँ बनाती है ऐसे क्षेत्र में वन्य प्राणियों को सुरक्षित करने के लिए। तो अब अगला टॉपिक आता है वन्य जीव अभयारण्य क्या है। तो वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है। मतलब रहते वन्य जीव अभयारण्य की बात कर रहे थे। तो वन्य जीव अभयारण्य वह क्षेत्र होता है जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। मतलब किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस से, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी व्यवधान ना हो उनके रहने में। तो ऐसे क्षेत्र में वन्य जीव जो क्षेत्र होते हैं वो वन्य जीव अभयारण्य, ऐसे क्षेत्र में अपने अभयारण्य में वन्य जीव सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि बाहरी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, व्यवधान नहीं होता है। किसी भी प्रकार के व्यवधान से वो सुरक्षित रहते हैं। मतलब उनकी अवैध शिकार नहीं होता है, उनका बिना मतलब के लोग उसमें जा नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से वो बाहरी विक्षोभ से सुरक्षित रहता है। अगला है राष्ट्रीय उद्यान। तो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तो वन्य जीव अभयारण्य हमने देखा कि जहाँ जंतु उनके आवास में किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, मतलब अपने आवास में उनको सुरक्षित रखा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान कि वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र होता है। ये राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो वन्य जीवों के लिए ही आरक्षित क्षेत्र होता है, और यहाँ पे वो स्वतंत्र रूप से अपने आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का, मतलब जो भी राष्ट्रीय उद्यान होते हैं तो वहाँ के जो वन्य जीव होते हैं वो अपने आवास में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, प्राकृतिक आवास में, और साथ ही साथ वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का भी स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, इसे देखते हैं। तो वन्य जीव एवं पौधे एवं जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो होता है वो किसका संरक्षण करता है, देखिए वो वन्य जीवों का संरक्षण करता है, वन्य जीव का, साथ ही साथ पौधों और जंतु संसाधनों का, जितने भी वहाँ जंतु संसाधन पाए जा रहे हैं उनका भी संरक्षण करता है, और उसके साथ साथ उस क्षेत्र के आदिवासियों का पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित, मतलब वहाँ के जो आदिवासी पाए जाते हैं, जो आदिवासी होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वनों में रहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को जब संरक्षित कर दिया जाता है तो उन आदिवासियों को भी संरक्षित कर दिया जाता है। मतलब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में वन्य प्राणियों को भी, वहाँ के पौधों को भी, और साथ साथ वहाँ रहने वाले जो आदिवासी होते हैं उनको भी उनके पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करने के लिए, मतलब जिस प्रकार से वो रहना चाहते हैं उसी प्रकार से उनको रहने दिया जाता है, संरक्षित किया गया है उनको बाहरी कोई भी व्यवधान नहीं डाला जाएगा। अगर कोई भी ऐसा करता है, उनको जीवन जीने में उनके व्यवधान उत्पन्न करता है, तो सरकार उन पे केस हो सकता है और सरकार उनको सज़ा दे सकती है। ठीक है, कानून बना है इसके लिए, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि नियम बनाती है, कानून बनाती है, तो ये सारी चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर सरकार बनाती है वन्य प्राणियों के लिए। तो आप लोगों ने 3 चीज़ें समझ ली होगी। वन्य जीव अभयारण्य जहाँ जंतुओं को उनके आवास में किसी भी प्रकार के बाहरी विक्षोभ से सुरक्षित रखा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे उनको उनके प्राकृतिक आवास में
और प्राकृतिक संसाधनों का निर्बाध रूप से उपयोग कर सकते हैं। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे वन्य जीवन और पौधे और साथ ही साथ वहाँ के जो आदिवासी होते हैं उनको उनके पारंपरिक ढंग से जीने के लिए संरक्षित क्षेत्र होता है। मतलब वहाँ उनको किसी भी प्रकार का उनको भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, वो जैसे जीना चाहते हैं वैसे जीते हैं। तो आपको एक और क्रियाकलाप आया कि अपने जिले प्रदेश एवं देश के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात करनी है। ये काम आप लोगों को करना है, कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैव मंडल आरक्षण। तो जैव मंडल आरक्षण क्या होता है? प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया और फिर माधव जी ने समझाया उनको कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से, जैव विविधता आपको पता है कि किसी विशेष क्षेत्र में, मतलब किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी वन्य जीव होते हैं, जितने भी होते हैं, छोटे बड़े हर तरह के सूक्ष्म जीव, बड़े जीव सब, और वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, छोटे बड़े घास, लताएं, बड़े बड़े पेड़, इन सब को संरक्षित रखा जाता है। तो ऐसे क्षेत्र जो होते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इसी वजह से बनाए जाते हैं ताकि उनको संरक्षित जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके, पूरी जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। मतलब जितने भी पौधे हैं, जितने भी जंतु हैं और जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, उनकी भी बहुत सारी प्रजातियां। तो ये क्या होता है, क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में, तो वो क्या होती है, जैव विविधता होती है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं वो किसका संरक्षण करते हैं? जैव विविधता का संरक्षण करते हैं, जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। संस्कृति यानी कि वहाँ पे जो आदिवासी होते हैं उनको भी उनके आवास में सुरक्षित रखा जाता है, उनकी संस्कृति को बचाया जाता है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि आदिवासियों को उनकी संस्कृति से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, वो जैसे रहना चाहते हैं उनको रहने दिया जाता है। तो ये सरकार का प्रयास होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य क्षेत्र भी हो सकता है। मतलब अगर आप एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पे अन्य क्षेत्र भी हो सकता है। जैसे पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है उसमें सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है, बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य है। तो देखिए, हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है और वन्य जैव अभ्यारण्य क्या है। तो आप अगर ये हम बात करते हैं इसकी, ये जैसे यहाँ देखिए, ये तो डायग्राम दिया है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये है पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो किसी भी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है, ये पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, उसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है। तो देखिए, ये पूरा आरक्षित क्षेत्र है, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसके अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। हमने देखा था राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसके अंदर है। साथ ही यहाँ पे बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य। मतलब यहाँ पे 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है और आपके एक राष्ट्रीय उद्यान है, और ये पूरा क्षेत्र क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य से बहुत बड़ा होता है आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अब देखिए, संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र मेरे ज़िले में, मतलब आपको क्या करना है, मेरे ज़िले में राष्ट्रीय उद्यान है, अगर कोई है, देखिए नहीं है तो मत लिखिएगा, अगर है तो लिखिएगा। मेरे प्रदेश में तो ज़रूर होगा। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य, तो वो आपको लिखना है। ठीक है, मेरे देश में तो देश में अगर आप लिखेंगे तो देश में संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो ये भी आपको लिखना है।
अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, मैं आपको इसे बना के फिर बता दूंगी कि कहाँ कहाँ कितने कितने हैं। भारत के मैप पे मैं आपको दिखा दूंगी इसका। अब एक और क्रियाकलाप आता है। आपको पता है जब भी क्रियाकलाप कोई आता है तो एक नया क्वेश्चन आता है, तो हम क्रियाकलाप को ज़रूर देखते हैं। तो इस क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि आपके अपने क्षेत्र में जैव विविधता को विक्षोभित करने वाले कारकों की सूची बनाइए। मतलब अपने क्षेत्र में अगर आप जैसे कि अगर आप अपने क्षेत्र के किसी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो वहाँ की जैव विविधता कैसे प्रभावित हो रही है, इस चीज़ की सूची बनानी है आपको। और उसी क्रम में हमारा एक अगला टॉपिक आएगा, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया। हमने देखा राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, और साथ ही साथ हमने कहा हमने देखा राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वन्य जंतु अभ्यारण्य क्या होता है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब हम देख रहे हैं पेड़ पौधे एवं जीव जंतु क्या होते हैं। तो इसको देखते हैं। बच्चों ने भ्रमण करते समय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। मतलब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में जितनी भी हरियाली है तो उनकी प्रशंसा की। वे लंबे लंबे सागौन के वृक्ष, सागौन को टीक भी कहते हैं, सागौन के वृक्ष को टीक कहते हैं, टीक के वृक्षों एवं वन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। पहली ने अचानक एक खरगोश को देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। तो प्रोफेसर ने कहा कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, तो हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए और उन्हें पकड़ के अपने घर नहीं रखना चाहिए। मतलब उनको उनके आवास में रहने दीजिए, वो वहाँ ज़्यादा खुश हैं, तो उनको पकड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोगों के घरों पे क्या होता है कि जंतुओं को, जैसे खरगोश को पकड़ के रखा जाता है सो पीस में, तोते को पिंजड़े में बंद करके रखा जाता है, और लोग तो वो वहाँ पे आप भले ही खूब सारा खाना उनको दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि वो कैद हैं, वो अपने आवास में ज़्यादा खुश हैं, तो उनको कैद नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप ही को, जैसे हमें अगर कोई कहे कि हम आपको सारी सुख सुविधा देंगे लेकिन आपको इस कमरे से बाहर नहीं जाना है, तो फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसके बाद आप सोचेंगे आप ये सुख सुविधा रख लीजिए और हमें कमरे से बाहर जाने दीजिए। तो यही होता है। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात होते हैं और जीव जंतु वहाँ के प्राणी जात होते हैं। मतलब किसी क्षेत्र विशेष के, जैसे अगर हम किसी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो वो वहाँ के उस राष्ट्रीय उद्यान के क्या है, वनस्पति जात हैं। हमने पहले ही देखा था। और जितने भी प्राणी वहाँ पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, वो वहाँ के क्या हैं, प्राणी जात हैं। तो आप कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान में कौन से वनस्पति जात हैं और कौन से प्राणी जात हैं। जैसे साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये सब क्या है, वनस्पति जात है। अगर किसी क्षेत्र में आप सुनते हो सागौन का पौधा, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये सब वनस्पति जात के अंतर्गत आते हैं। और चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि ये सब प्राणी जात हैं। और ये किस क्षेत्र के हैं, पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। और ये सब वनस्पति जात है। साल, सागौन, ये सारे, अगर आप लोगों ने देखा कि जब पंचमढ़ी अभ्यारण्य का ही बच्चे भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने सागौन के वृक्ष देखे थे, यानी टीक के वृक्ष देखे थे, तो वो वहाँ की क्या है, वनस्पति जात है। और वहाँ जितने भी जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि चिंकारा पाया जाता है, नीलगाय पाई जाती है, हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, ये वहाँ के वनस्पति प्राणी जात हैं। तो वनस्पति जात और प्राणी जात आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे बहुत सारे प्राणियों का और वनस्पतियों का डायग्राम दिया गया है, आप इसे देखिएगा। अब अगला टॉपिक हमारा आता है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। अपने स्थानीय क्षेत्र की वनस्पति जात और प्राणी जात की पहचान कर उनकी सूची बनाइए। मतलब आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के वनस्पति, वहाँ कौन कौन सी किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ये देखिए आप लोग। वहाँ पे किस तरह के प्राणी पाए जाते हैं, प्राणी मतलब जंतु किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो इसकी सूची बनानी है। आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया तो आप इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।